Jai Hind everyone, welcome in our first chapter, The Rise of Nationalism in Europe and History. स्टूडेंट आज हम इसमें बात करने वाले हैं। तो आपको याद होगा कि मैंने लास्ट की 2 वीडियोस में आपको नेशनलिज्म का मीनिंग, यूरोप सोसाइटी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, द आइडिया ऑफ द नेशन, इन सब चीज़ों के बारे में मैंने डिस्कस किया। साथ ही साथ हमने पढ़ा द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म कहाँ से अराइज हुआ, नेपोलियनिक कोड क्या था। फिर बात करी हमने मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यूरोप में जो नेशनलिज्म है या वो कैसे बना। ठीक, इसके बारे में हमने बात की। उसके बाद हमने जो बात की थी वो की थी हमने लिबरल नेशनलिज्म, न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815, यानी कि आफ्टर 1815 कंजर्वेटिज्म जो थे वो किस तरीके से या न्यू उनकी थिंकिंग किस तरीके से जनरेट हुई थी, रिवॉल्यूशनरीज किस तरीके से क्रिएट हुए थे। ठीक, एक तो स्टूडेंट्स ये वाली बात। और आज मैं आपको इसमें बताने वाली हूँ द डिवीज़न ऑफ एज ऑफ रिवॉल्यूशन। डिवीज़न ऑफ एज ऑफ रिवॉल्यूशन को 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। देखिए, क्योंकि हर किसी का रिवॉल्यूशन या इंडिपेंडेंस को क्रिएट करने का एक अपना अलग मेथड होगा। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने इंडिया में देखा होगा कि भगत सिंह थे या चंद्रशेखर आज़ाद थे, राजगुरु थे। वो कैसे लोग थे? वो क्रांतिकारी। ठीक है, वो इस तरीके के लोग थे। उनको ये लगता था कि जैसा सामने वाला हमें, जिस तरीके से सामने वाला हमारे साथ ट्रीट कर रहा है, हमें उसको उसी की भाषा में समझाना चाहिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं, हमने देखने को मिलता है कि गांधी जी कैसे थे? वो कहते थे कि अहिंसा के मार्ग पे चलो, नॉन वायलेंट क्रिएट करो। अगर तुम सामने वाले के जैसे तुम भी बन जाओगे तो उसमें और तुम में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। ठीक, दूसरी तरफ एक पॉइंट्स होते हैं कि वो जैसे रविंद्रनाथ टैगोर ने वंदे मातरम, ठीक है, और आनंद मठ लिख के क्रांति लेके आए लोगों के बीच में। हर किसी का एक अपना अलग मेथड होता है। तो सेम यही प्रोसीजर आपका यूरोप में भी यही प्रोसीजर फॉलो हुआ। तो देखिए यहाँ पे जो चीज़ आती है, हमेशा स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज़ को लेके कि डिवीज़न ऑफ एज ऑफ रिवॉल्यूशन मतलब है क्या ये। तो वहाँ पे ये है कि किस किस तरीके के रिवॉल्यूशनरी किस किस तरीके की अलग अलग रिवॉल्यूशन में इन्वॉल्व थे। तो देखिए, जैसे यहाँ पे चार्ट के अकॉर्डिंग आपको दिखाया हुआ है। देखिए 1830 टू 1848 कैन बी डिवाइडेड अंडर 3 स्टेजेस। फर्स्ट ऑफ ऑल द रोमांटिक इमेजिनेशन, नेशनल फीलिंग। एक तो ये इस टाइप के जो इस तरीके से नेशन की इंडिपेंडेंस को, आइडेंटिटी को वापस लेके आना चाहते थे। दूसरे थे हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट, कि लोग मजबूरी में आके, कि जब उनके पास खाने तक के लिए खाना नहीं, कुछ नहीं था, भूखमरी फैलने लगी, तो उससे भी लोग कितनी बार कैसा होता है कि उनके अंदर का जो गुस्सा होता है वो बाहर निकल के आता है। ये चीज़ इनको सबको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। वैसे नेक्स्ट आता है कि द रिवॉल्ट ऑफ द लिबरल्स। जो लिबरल्स मतलब जो मिडिल क्लास एजुकेटेड पीपल थे, वो अपनी किस तरीके से क्रांति लेके आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड द नेशनल फीलिंग। तो देखिए, रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग, जैसे मैंने आपको कितनी बार इसका एग्जाम्पल दिया है कि जैसे 26 जनवरी होती है या 15 अगस्त होती है और हमारे नेशनल सॉन्ग, वो पैट्रियोटिक सॉन्ग चलते हैं, तो हमें एक अलग ही फीलिंग आती है कि हाँ, देश के लिए कुछ करना चाहिए। सच में देश की फीलिंग ही कुछ और होती है। जब नेशनल एंथम होता है तो एक अलग फीलिंग क्रिएट होती है माइंड में। ठीक, ऐसे ही पूरी फुल बॉडी अटेंशन में आ जाती है। ठीक, तो सेम ऐसे ही देखिए, यूज़ ऑफ द कल्चर टू क्रिएट आइडिया ऑफ नेशन। उन्होंने सबसे पहले जहाँ का जो कल्चर था उस कल्चर को लिया और एक नेशन को एक आइडिया लिया उन्होंने कि पहले अगर हमें कोई नेशन क्रिएट करना है तो वहाँ का कल्चर अडॉप्ट करना होगा, क्योंकि कल्चर जो जहाँ का होता है वो उसकी आइडेंटिटी होता है, वो उसकी पहचान होता है। दूसरा, रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोइट्स जनरली सिटीसाइज एंड ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीज़न एंड साइंस। देखिए किस तरीके से कि जो पॉइट थे, उन्होंने किस तरीके, हर तरीके से अपनी कविताओं के माध्यम से, अपने आर्ट के माध्यम से, किसी भी तरीके से लोगों के माइंड तक ये मैसेज पहुंचाना चाहा कि ये एक नेशन है या ये एक फिगर है और इस फिगर को हमें इंडिपेंडेंट कराना है। जैसे कि आपको याद होगा नेशनलिज्म इन इंडिया, जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि एक पिक्चर बनाई गई थी, ठीक है, और उस पिक्चर में भारत माता की इमेज बना के क्या चीज़ क्रिएट की गई थी कि ये एक भारत माता की इमेज है और इसको हमें इंडिपेंडेंट कराना है।
ठीक है, जो जंजीरों से जकड़ी हुई है। ऐसे सेम यहाँ पर भी कुछ हमें ऐसे ही देखने को मिला। तो देखिए, फोकस इंस्टेंट ऑन इमोशन इंट्यूशंस एंड मिस्टिकल फीलिंग। अब देखिए, मिस्टिकल फीलिंग्स एंड द फोकस ऑन द उसके इमोशंस, लोगों के इमोशंस। देखिए अब जैसे कि आप लोगों को याद है कि अभी इन सारी चीज़ों को मैं बार बार इंडिया पे डालकर क्यों बता रही हूँ, एग्जाम्पल इंडिया के क्यों ले रही हूँ मैं बार बार। इंडिया का एग्जाम्पल इसलिए लिया जा रहा है ताकि आपको पता चले, आप एकदम से उसको रियल फील करें, इसलिए। तो देखिए यहाँ पे क्या था कि इमोशंस, जैसे ही अगर कोई आपसे भारत के, अगर आपके सामने आपका तिरंगा है, ठीक, अब तिरंगा को कोई उल्टा सीधा कुछ बोले या उसका तो थोड़ा सा उसको डिसऑनेस्ट करे तो आपको कैसा लगेगा, बहुत बुरा लगेगा, ठीक है। कितने लोग तो उसके ऊपर झगड़ा करने लगेंगे। क्यों? क्योंकि आपके उससे इमोशंस जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं। तो सबसे पहले किसी भी चीज़ को इमोशंस, फीलिंग्स आनी चाहिए। जब तक फीलिंग या इमोशंस नहीं होंगे कहीं किसी चीज़ को लेके, कि तो लोग अवेयर नहीं होंगे, ठीक है। ये चीज़ यूज आर्ट, पोइट्री, स्टोरीज, म्यूजिक टू शेप नेशनलिस्ट फीलिंग। देखिए, पोइट्री, स्टोरी इस तरीके की बताई जाने लगी। आज भी हम भगत सिंह को देखो, आपने नहीं देखा, मैंने नहीं देखा, लेकिन हम भी आज भी अपने फ्रीडम फाइटर्स के बारे में सुनते हैं, ठीक, झांसी की रानी के बारे में सुनते हैं, भगत सिंह के बारे में सुनते हैं, तो भी कितना प्राउड फील करते हैं कि हम इंडियंस हैं। कितना प्राउड, क्यों प्राउड फील करते हैं? क्योंकि उन लोगों ने हमें हमारी नेशन की आइडेंटिटी, हमारी इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए अपनी जान की बाजी तक लगा दी। तो ये सारी चीज़ें हमें कैसे पता चली? ये सारी चीज़ें हमें पोइट्री के थ्रू, स्टोरीज़ के थ्रू, ठीक है, बुक्स के थ्रू, आर्टिस्ट के थ्रू ही तो पता चली। तो ऐसे ही सेम वहाँ पर भी यही चीज़ें जनरेट हुई, ठीक है। कलेक्टिव फॉल्कलोरीज एंड द स्प्रेड नेशनलिज्म इवन अमंग इलिटरेट्स, यानी कि जो अनपढ़ लोग थे उनके बीच में भी, भाई अगर वो पढ़ना लिखना ही तो नहीं जानता, लेकिन फीलिंग तो उसको भी आती है, उसको भी तो पता है कि ये मेरे देश का झंडा है या ये मेरे देश की बात हो रही है, उसको भी पता है। तो सभी लोगों को पोइट्री के थ्रू, हर चीज़ों के थ्रू समझाया जाने लगा, ठीक। लैंग्वेज ऑल्सो प्लेड अ विटल रोल फॉर इज दैट द यूज ऑफ द पॉलिश लैंग्वेज इन पोलैंड केम टू बी सीन एज अ सिंबल ऑफ द स्ट्रगल अगेंस्ट द रशियन डोमिनेंस। तो देखिए, पोलैंड को किसने एक्वायर कर लिया था? पोलैंड को एक्वायर कर लिया था आपके हिटलर ने। तो उससे भी वापस इन सारी चीज़ों को वापस, ये सारी चीज़ें क्या हुई, इन सारी चीज़ों को वापस लिया गया। और उसमें जो रशिया में आता है पोलैंड, तो उसी चीज़ को दोबारा से क्या किया गया, उसको जनरेट करके वापस से उसी में शिफ्ट कराया गया, ठीक। और सबसे पहले उनकी लैंग्वेज पे फोकस किया गया, क्योंकि अगर लैंग्वेज ही नहीं समझेंगे तो आप अपनी बात को किस तरीके से समझाओगे। तो सबसे पहले ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ में लैंग्वेज को पॉलिश करना। लैंग्वेज पॉलिश होना सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ऐसे ही आपको समझ में आया होगा कि रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग क्या होती है और किस तरीके से इसको जनरेट करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हंगर, हार्डशिप एंड रिवॉल्ट। हंगर, हार्डशिप एंड रिवॉल्ट से देखिए, द 1830 वर ईयर टू ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप। यूरोप में बहुत ज़्यादा भुखमरी फैल गई, बहुत ज़्यादा मतलब डिप्रेशन आ गया, इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गया, लोग रोटी के लिए भी मोहताज हो गए। तो फर्स्ट हाफ of the 19th century saw in the enormous increase in the population all over Europe. ऑल ओवर यूरोप में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो गई, खाने के लिए लोगों के पास प्रॉपर फूड नहीं था, और क्या हुआ, और पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी। तो ये भी एक समस्या का कारण था, ठीक। तो उससे देखिए, ये वो चीज़ें हैं, मैं आपको वो चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ कि जिनसे मतलब रिवॉल्यूशन क्रिएट हुआ, नेशनलिज्म की फीलिंग आई, ठीक। सबसे पहले होता है कि रिवॉल्यूशन से पहले एक चीज़ होती है कि रिवॉल्यूशन क्रिएट क्यों हो रहा है, ठीक है ना। रिवॉल्यूशन क्रिएट होने के चांसेस क्या हैं, क्यों रिवॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। जैसे फ्रांस में था, तो रिवॉल्यूशन उन्होंने 1789 में क्रिएट किया, पर क्यों किया, उसके पीछे रीजंस क्या थे, उन रीजंस के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट। तो देखिए, स्टिफ कॉम्पिटिशन बिटवीन द हैंडमेड गुड्स एंड द चीप मशीन मेड गुड्स। आपस में कंपैरिजन होने लगा कि भाई अगर चीप प्राइस में हमें अगर अच्छा मटेरियल मिल रहा है तो लोगों से हैंड से काम क्यों कराएं, क्योंकि वो तो उसमें हमें लेबर चार्जेस भी देने पड़ रहे हैं और काम भी बहुत कम हो रहा है। तो उससे भी क्या हुआ कि लोगों के पास ऑप्शन नहीं थे, क्योंकि वो तो मिग्रेट हुए थे विलेज से टाउन की, और किसके लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए। तो बाद में क्या होना था,
उनकी उनकी जो कंडीशन थी वो तो और भी बेकार होती चली गई। पीसेंट्स द बर्डन विल विद फ्यूडल ड्यूज, जो फ्यूडल ड्यूज थे इस तरीके के ड्यूज पीसेंट्स पे आने लगे, ठीक। एंड द रूरल एरिया एरिस्टोक्रेसी वाज स्टिल इंजॉइंग द पावर। एरिस्टोक्रेसी यानी कि जो पावरफुल लैंडलॉर्ड लोग थे वो विलेज में अपनी पावर को इंजॉय कर रहे थे, वो वहाँ पर उनको टॉर्चर कर रहे थे। अगर ये सिटी में आ रहे थे तो वहाँ पर इनको इंडस्ट्रियलिस्ट थे, एरिस्टोक्रेटी ही वहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट थे, वहाँ पे एक्सप्लॉइट कर रहे थे। यानी कि कहने का मतलब है कि कहीं से भी हर तरीके से भुखमरी का सामना करना पड़ रहा था, गरीबी का सामना करना पड़ रहा था। इवन देन जो प्रॉपर वे में जैसे कहते हैं ना जीवन यापन के लिए मिनिमम जो चीज़ें होती हैं, मिनिमम इक्विपमेंट्स होते हैं, वो भी उनके पास नहीं थे। द राइज ऑफ फूड के प्राइजेस बढ़ने लगे और अ ईयर ऑफ बैड हार्वेस्ट लेड टू द वाइड स्प्रेड द पेरिज्म इन द टाउन एंड कंट्री। यानी कि इतनी ज़्यादा मतलब आबादी बढ़ने से, आबादी बढ़ती गई, भूखमरी फैलती गई, एपिडेमिक बीमारियां बढ़ रही थी, तो उसकी वजह से जब लोगों में जान ही नहीं होगी तो वो क्या खेती करेंगे, उनके पास खाने पीने के लिए प्रॉपर वे में नहीं है। तो इसलिए क्या चीज़ें थी, इन सब चीज़ों से देखा गया कि भूखमरी लोगों में के बीच में फैलने लगी, जिससे लोगों के अंदर गुस्सा आया, जिससे जनरेट हुआ गुस्सा। तो देखिए नेक्स्ट क्या था, रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। अब 1848 में लिबरल्स, तो देखिए फ्रेंच मोनार्की uprooted revolt of 1848, रिपब्लिक हैड बीन द प्रोक्लेम्ड। अब देखिए अब क्या था, अब इसमें कौन से लोग थे, इसमें वो लोग थे जो एजुकेटेड लोग थे। अब उन एजुकेटेड लोगों को तो कुछ करना था भाई, ऐसा तो है नहीं कि वो सब हाथ पे हाथ रख के बैठे रहते। तो इसमें वही लोग इसमें हमें देखने को मिले। तो उन्होंने क्या चीज़ की, देखिए, डिमांड द लिबरल मिडिल क्लास ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विद द नेशनल यूनिफिकेशन। उन्होंने डिमांड की, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ सहन करने वाले नहीं थे, उन्हें सॉल्यूशन चाहिए था। तो उन्होंने डिमांड की कि हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, वो भी कैसा, जो नेशनल यूनिफिकेशन हो, जिसमें सभी के लिए इक्वल राइट्स हों, ठीक। इन जनरल प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन, आर्टिशियंस डिसाइडेड टू वोट ऑल जर्मन द नेशनल असेंबली। तो उन्होंने इसमें कौन कौन बिजनेसमैन, आर्टिशियंस, ठीक है, प्रोफेशनलिज्म, ये सारे लोग इसमें इंक्लूड उन्होंने किए। अब देखिए अब यहाँ पे स्टूडेंट ये चीज़ देखो आपको देखने को मिल रही होगी कि देखो यहाँ पे 4th पॉइंट में है कि फ्रैंकफर्ट द पार्लियामेंट ऑर्गेनाइज इन द चर्च ऑफ सेंट पॉल कॉन्स्टिट्यूटेड वाज द ड्राफ्टेड फॉर अ जर्मन नेशन टू बी द हेडेड बाय द मोनार्की सब्जेक्ट टू अ पार्लियामेंट। अब देखिए वहाँ की जो पार्लियामेंट है, जैसे हमारे यहाँ की पार्लियामेंट है, वहाँ की भी पार्लियामेंट फ्रैंकफर्ट के नाम से थी। ऑर्गेनाइज किसने की थी, ठीक है, वो जो की गई थी, तो वो चर्च ऑफ सेंट पाउल कॉन्स्टिट्यूटेड बाय ड्राफ्टेड ऑफ द जर्मन नेशन टू बी द हेडेड मोनार्की सब्जेक्ट टू बी द पार्लियामेंट, ठीक। नेक्स्ट ऑफर्ड टू बी द क्राउन ऑफ फ्रेडरिक विलियम। यहाँ पे फ्रेडरिक विलियम, इसको अंडरलाइन कर लेना, 4th किंग ऑफ द पर्सिया, ही रिजेक्टेड जॉइन द मोनार्क ऑफ द अपोज ऑफ द इलेक्टेड असेंबली। अब इलेक्टेड असेंबली को उसने रिजेक्ट कर दिया, विलियम 4 ने, ठीक है, वो किंग पर्सिया का किंग, उसने वहाँ उस चीज़ों को रिजेक्ट कर दिया। तो ये सारी चीज़ें, मतलब इन सारी चीज़ों से हम देखने को हमें मिलेगा कि ये सारी चीज़ें किस चीज़ को क्रिएट कर रही थी, ये रिवॉल्यूशन को कहीं ना कहीं क्रिएट कर रही थी, क्योंकि कोई भी कहीं से किसी की बात को सुनने के लिए रेडी नहीं था। तो देखिए सोशल बेसिस, अब यहाँ पे देखेंगे सोशल बेसिस ऑफ द पार्लियामेंट द शिफ्टेड टू मिडिल क्लास डोमिनेंस। अब किस चीज़ की बात होने लगी कि भाई जो लोग जिनके हित की बात करेंगे, इंटरेस्ट की बात करेंगे, तो वहाँ पे क्या होगा कि लोग क्या चीज़ चाहेंगे कि हम तो भाई मिडिल क्लास के लोग हमारे हित की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हमारे कुछ अच्छा करेंगे हम लोगों के लिए। तो सोशल, वो किस चीज़ से रिलेटेड बात करते थे, वो सोसाइटी से रिलेटेड बात करते थे, सोसाइटी के बेनिफिट की बात करते थे, सबके डेवलपमेंट की बात करते थे। लॉस्ट द सपोर्ट ऑफ वर्कर्स एंड आर्टिशियंस। अब धीरे धीरे क्या होने लगा कि लोगों को लगा कि भाई इनके साथ तो कुछ हो नहीं रहा, तो लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया। जैसे हमने देखा था इंडिया में कि जब गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया और देखा कि अल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं है, खादी बहुत एक्सपेंसिव है, तो लोग वापस से सामान को रीजॉइन करने लगे थे ब्रिटिश कंपनीज़ को, ब्रिटिश
इक्विपमेंट्स को यूज़ करने लगे। तो ऐसे ही यहाँ पे भी कि लॉस्ट द सपोर्ट ऑफ द वर्कर्स एंड आर्टिशंस, जब उनके पास कोई चॉइस ही नहीं थी तो उन्हें लगा कि चाहे हमें आधी भी रोटी मिल रही है, मिल तो रही है, तुम्हारे साथ रह के तो वो भी नहीं हो रहा, तो इसलिए वो वहाँ पे उनका सपोर्ट खो गया। और दोबारा से जैसे हमने वहाँ पे देखा, ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को यहाँ पे याद रखना। पॉलिटिकल एसोसिएशंस वर फॉर्म्ड बाय वुमेन ऑफ द पॉलिटिकल राइट्स। अब देखिए पॉलिटिकल वुमेन्स जो थी, वुमेन्स के राइट्स के लिए भी एक पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाई गई कि वुमेन्स के पास भी राइट होने चाहिए, क्योंकि वुमेन भी मेजर रोल प्ले करती है सोसाइटी में, वो भी सोसाइटी का एक मेजर पार्ट है, ठीक है। कंजर्वेटिव द फोकस सपर्स द लिबरल्स, द कंजर्वेटिव द फोर्सेस उन्हें सप्रेस कर रहे थे, वापस से उन्हें ये कर रहे थे कि नहीं, तुम जैसे राजा कर रहा है वैसे करने दो, तुम इसमें इंटरफेयर मत करो, मतलब उनको और ज़्यादा मतलब चेंजेस की कोई बात ही नहीं हो रही थी। तो इसके बिहाफ पे क्या होता, रिवॉल्यूशन अपने आप ही आने वाली थी, ठीक। फियरिंग द फ्यूचर रिवॉल्यूशन द मोनार्क इंट्रोड्यूस द चेंजेस, ठीक। अब उन्हें बाद में ये भी चीज़, इस चीज़ का भी डर था कि मोनार्क अगर इंट्रोड्यूस हो गया तो फ्यूचर में इस चीज़ के चेंजेस होंगे, और इस चीज़ में चेंजेस का भी ये नहीं पता कि वो चेंजेस बैड होंगे या गुड चेंजेस होंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का भी माइंड में डर था। जैसे लुईस 16 ने क्या किया था कि बाद में टैक्स बढ़ा दिया था, ये चीज़, तो उन्हें इस चीज़ का डर था कि अगर मोनार्की सिस्टम इसी तरीके से चला तो इन फ्यूचर हमारी जो कंडीशन है वो और भी बेकार हो जाएगी, ठीक है। सर्फडॉम एंड द बाउंडेड लेबर अबॉलिश, सर्फडॉम यानी कि जो वोटिंग राइट्स थे, लेबर को बाउंड करना, ये सारी चीज़ें अबॉलिश की गई, उन सब चीज़ों को ख़त्म कर दिया गया, यानी कि किसी की कोई राय ही नहीं ली जानी, जिसको राजा बनना है अपनी, जिसके पास ज़्यादा प्रॉपर्टी है और पावर है वो राजा बन जाता था, और वो अदर पीपल पे अपनी हुकूमत चलाता था। तो स्टूडेंट्स इसमें हमने 3 तरीके से पढ़ा कि किस तरीके से रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल्स 1848, हंगर, हार्डशिप एंड द रिवॉल्ट, एंड रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग, वो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो डिवाइड ऑफ द एज ऑफ रिवॉल्यूशन, जिन्होंने रिवॉल्यूशन के कॉजेस क्रिएट करे। तो आपको सेम एज इट इज़ यही पॉइंट आपको लिखने हैं, ठीक है। इन्हीं से आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट में हम बात करेंगे यहाँ पे, जो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे हम पढ़ेंगे मेकिंग ऑफ द जर्मनी, की जर्मनी में किस तरीके से रिवॉल्यूशन क्रिएट हुआ और किस तरीके से वहाँ पर इन सब चीज़ों की बातें हुई, और किस तरीके से वहाँ पर इंडिपेंडेंस क्रिएट हुई, कैसे नेशन बना वो, ठीक। आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। थैंक यू।